हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कास्ट की कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। बेहतर होगा कि विद्वानों की समझ से पढ़िए, तो आपको वो चीजें पता चलेंगी जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन, दो चीजें हैं, कंटिन्यूटी एंड एक्सचेंज। कंटिन्यूटी आप लोग समझ रहे हो, दुनिया कंटिन्यू चल रहा है, नथिंग इज परमानेंट, ये कहा जाता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये बदलता रहेगा, चलता रहेगा, और चेंज भी, बदलाव भी होगा, ये भी एक नेसेसरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, याद रखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से उठा करके पूछ दिए जाते हैं, इसको समझना है। इसीलिए मैंने ओरिजिनल एनसीईआरटी रखी है, ताकि आपको वो चीजें बताऊं जो आप किताब में देख करके अंडरलाइन भी कर पाओ, और आपका ये काम बहुत आसान हो पाए। बहुत मुश्किल नहीं है, चीजों को समझने से चीजें आसान हुई हैं, आज तक कभी भी मुश्किल नहीं हुई है। आपने ये पढ़ा होगा कि चैप्टर 2 में क्या है, पॉपुलेशन इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सेपरेट अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स, इट इज अ सोसाइटी मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट एंड इंटरलिंक्ड क्लासेस कम्युनिटीज ऑफ वेरियस काइंड्स। ये आपने पढ़ा है। अब हम लोग सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल मतलब संस्थाएं क्या क्या है। अच्छा, इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? आप जहां जाते हो, एक ऑर्गेनाइज्ड सेटअप है इंस्टीट्यूशंस की फैसिलिटी, समझो, बेसिक वर्ड्स को पकड़ो। हिंदी में पढ़ना हो तो हिंदी वाला है बगल में। आप इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब होता है, संस्था क्या होती है? वहां जाते हो, गेट कीपर होता है, गेट पे आइडेंटिटी कार्ड देख करके आपको जाने देता है। वहां पे कुछ करने की, पढ़ने की आजादी है, तो गाली नहीं देने की आजादी नहीं है, वहां आप गाली नहीं दे सकते हैं। तो कुछ दायरा हुआ ना, कुछ नियम कानून हो गए। जैसे भी आप सामाजिक संस्था में एंटर करते हो तो आपके पास कुछ दायराएं, मतलब एक बाउंड्रीज आ गई। और ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं ना, इसमें यही है, इसी का एक रूप है कास्ट। हम लोग देखेंगे इस अध्याय में भारतीय समाज की 3 प्रमुख पढ़ेंगे, जाति, जनजाति और परिवार। फैमिली भी इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पहले समझते हैं जाति क्या होता है। देखो, जाति एक ऐसी चीज है ना, लोग कहते हैं जाति जो कभी न जाति, ऐसा नहीं है, बदल रही है हालात। जो एक प्राचीन संस्था है, जो कि हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का हिस्सा है, परंतु 21वीं सदी में रहने वाले किसी भी भारतवासी को की तरह आप यह भी जानते हो कि जाति केवल हमारे अतीत का नहीं, बल्कि हमारे आज का भी एक अभिन्न अंग है। या 2 जातियां जो कि भारत के अतीत का हिस्सा मानी जाती हैं, और दूसरी जो भारत के वर्तमान का हिस्सा है। कहां तक समान है इस खंड में हम इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अतीत में जाति, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोग अच्छे से देखेंगे। कास्ट इन द पास्ट, कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन यूनिकली एसोसिएटेड विद इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडियंस का जो ये इलाका है ना, जहां आप लोग रहते हो, वहां पे देखो। इसके बाद आपको ये जाकर के घर पे पढ़ना है, स्टडी करनी है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये चीजें पड़ी हुई हैं, फैली हुई हैं। While social arrangements producing similar effect have existed in other parts of the world, ऐसा नहीं है कि जाति यहाँ है, इसी तरीके की व्यवस्थाएं दुनिया के हर एक कोने में। The exact form has not been found any elsewhere, एग्जैक्ट फॉर्म कहीं ऐसा नहीं है कि पाया जाए, ठीक है। Although it is an institution characteristic of Hindu society, caste has spread to the major non-Hindu communities of Indian subcontinent. This is especially true of Muslim, Christian and Sikh. आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हिंदू कैटेगरी में भी है, सब जगह है। आप अगर ढंग से पता करोगे तो सब में है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख में अलग अलग ये बटा हुआ है, ठीक है। तो इसका प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य धार्मिक समुदाय में भी है। माना जाता है कि अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली मूल शब्द कास्टा से हुआ है। अब ये आपको एक बहुत बड़ी, मैं बता रहा हूं, कास्ट जो है ना, ये जाति, ये ओरिजिनल जो वर्ड है ये है आपका CASTE, जो आप यूज करते हो कि हम किस कास्ट के हैं। तो वो कहता है भूमिहार है, कायस्थ है, जो है फलाना ढिमकाना, अपना वो बताता है, ठीक है। उसके बाद आपने कभी ये तो सोचा ही नहीं होगा कि ये कास्ट वर्ड कहां से आया। तो मूल रूप से ऐसा माना जाता है कि ये कास्ट, क्योंकि इंग्लिश तो हमारे देश में था नहीं, वो तो बाहरियों का ही है। तो पुर्तगालियों ने कास्टा का एक वर्ड इजाद किया था और यूज किया था, जिसका मतलब होता है विशुद्ध नस्ल, प्योर ब्रीड। ब्रीड समझते हो? ये कहते हैं ना कि ये कुत्ता बहुत तगड़े ब्रीड का है, नस्ल का, ये घोड़ा जो है बहुत तगड़े नस्ल का है, ऐसा आप लोग सुनते हो, है ना। सो कास्ट का जो ये मीनिंग निकल के आया अभी, वो क्या आया? विशुद्ध नस्ल। अंग्रेजी शब्द में कास्ट का अर्थ एक विस्तृत संस्थागत व्यवस्था से है, ठीक है, जिसे भारतीय भाषाओं में प्राचीन संस्कृत भाषा से प्रारंभ करते हुए 2 विभिन्न शब्द वर्णों और जाति के अर्थ में भी यूज किया जाता है। वर्ण, जिसका पहले वर्ण मतलब रंग होता है। अब एक चीज मैं आपको यहां समझाऊंगा, हिंदी वाले हो तब भी, इंग्लिश वाले हो तब भी,
वर्ण जो होता है ना, वर्ण कहते हैं कलर को। तो पहले का समाज जो था, जब ऋग्वेद आपने सुना होगा, ऋग्वैदिक काल एज में वर्ण व्यवस्थित थी। हमारी आधारशिला जो थी, आधार जो था हमारा, वर्ण व्यवस्था था। वर्ण मतलब रंग। अब यहाँ ही मत समझो कि जो जिस रंग का होगा उसको वो रंग का जाति मान लेंगे, नहीं। इस समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 श्रेणियों में विभाजन कहा गया था। लेकिन आज तो यही सिर्फ 4 श्रेणियां नहीं है, आज आपके सामने तो हजारों कास्ट, और उसमें सब कास्ट है ना। कास्ट कई सारी हैं। ये मेजर हम मानते हैं कि ये 4 वर्गों में डिवीजन था, क्षत्रिय, पुरोहित, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं। हालांकि इस विभाजन में जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग शामिल नहीं है, जो कि जाति बहिष्कृत विदेशियों, दासों, युद्धों में परिवर्तित लोगों या अन्य लोगों से मिलकर, जैसे युद्ध में कोई बंदी आ गया तो वो तो किसी जाति में नहीं है ना। विदेशी लोग वो तो किसी जाति में नहीं आ रहे हैं। हालांकि ये है, इनमें कभी कभी 5वीं या 5वीं श्रेणी भी कहा जाता है इन लोगों को। जाति एक व्यापक शब्द है जो कि किसी चीज, प्रकार या वंश, स्पीसीज को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अचेतन वस्तुओं से लेकर पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य भी शामिल होते हैं। जाति का अगर पहचान देखोगे तो एक स्पीसीज टाइप संबोधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय भाषा में जाति शब्द का प्रयोग सामान्यतः जाति संस्था के संदर्भ में किया जाता है। हालांकि यह दिलचस्प है कि भारतीय भाषा बोलने वाले लोग अंग्रेजी शब्द कास्ट का प्रयोग भी करने लगे हैं। यहां एक चीज समझ लो आप, जो भारतीय भाषा बोलने वाले लोग हैं वो किस तरीके से धीरे धीरे इसको कास्ट में बोलने लगे, वो आपको समझ में आ रहा है। वर्ण और जाति का आपसी संबंध, सटीक व्याख्या क्या हो, यह प्रश्न विद्वानों के बीच अभी भी है। मैंने कहा ना कि ये ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्थित समाज था हमारा, वर्ण के आधार पे। जैसे उसमें ये व्यवस्था थी कि भाई अगर ब्राह्मण का बच्चा है वो शूद्र की प्रवृत्ति का है तो शूद्र ही कहलाएगा। अब अभी तो आप नहीं देखते हो, एमएलए का बेटा है तो भाई वो एमएलए बनेगा ही बनेगा। उसके लिए चाहे गांव के गांव वो लोग जला दे, लोगों को मूर्ख बना दे, जन्म जन्मांतर मूर्ख बनाने को तैयार है, बेवकूफ बना दे, लूट ले। ऐसा होता है आज भी। कुछ लोग हैं जिनकी कोई जाति नहीं है, जैसे लीडर्स हैं हमारे देश के, उनका बेटा बनेगा। तो सीधा है, पहले था कि भाई जो जिस लायक हो, जो उसके कर्म हो, उसी के अनुसार उसको वर्ण में रखा जाता था, और यही 4 वर्ण थे। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है, यानी आप समझ लो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बाद से, यानी आप समझ लो 5th सेंचुरी के अराउंड में, 5th सेंचुरी टू, जैसे हमने देखा ना ऋग्वैदिक काल 15th सेंचुरी की बात है। कब है? 15वीं शताब्दी की, BC की बात करें, AD से पहले की बात है। लेकिन ये जो है 500 BC की बात है, और इससे मैंने बात की, AD तक ये आता है टाइम। तो इसमें कास्ट का उत्पत्ति माना जाता है, लेकिन ये विवादास्पद है, इसका कोई लिखित बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमाण नहीं है। ठीक है, अत्यधिक जटिल व्यवस्था शामिल है। इसका अर्थ यह होगा कि जहां 4 वर्गों का वर्गीकरण पूरे भारत में समान है, वही जाति अधिक्रम में वर्गीकरण क्षेत्रीय है, जो कि एक दूसरे से क्षेत्र में बदलते चलते हैं। अब ये बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ना है। अनायकली, इनके बारे में। अनायकली का जन्म केरल में हुआ था। आप निम्न जाति और दलितों के नेता थे, ये लीडर थे। इनके प्रयासों से दलितों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने की और अपने बच्चों को विद्यालय में दाखिला दिलाने, मतलब उनके विद्यालय में भी पढ़ने का अनुमति मिला था इनके टाइम में। इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और एक चीज आप देखो, एक कहावत है ना कि भाई पिताजी ने कर्जा लिया है तो उसको चुकाना तो आप ही को पड़ेगा। तो देश में जो निम्न जातियां हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न जातियां दलित, इन पे जो अत्याचार हुए हैं पिछले कई हजार सालों से, उसको चुकाना तो पड़ेगा। ठीक है, अब हाँ, इसमें एक व्यवस्था ये होनी चाहिए कि बैलेंस होना चाहिए, टैलेंट भी ना दबे, और आपका जाति व्यवस्था में जो अभी भी पीड़ित और शोषित लोग हैं, इसी जाति व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे हैं जो आजादी, भारत के आजाद होने के बाद होशियार लोग उनमें थे, जिनके 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी तक सरकारी नौकरी में और बढ़िया जीवन जी रहे हैं, विदेशों में रहते हैं। तो ये एक पॉइंट है, आपको समझनी पड़ेगी। तो भाई पहले जो भेदभाव हुआ है उसका सजा कह लो या जरूरत कह लो, उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा कह लो, सब चीज अभी देखना पड़ेगा। तो हम थोड़ा यहाँ देखते हैं कि यह बात पे भी मतभेद है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सुनिश्चित काल क्या है। सामान्यतः यह माना जाता है कि 4 वर्गों का वर्गीकरण 3000 साल पुराना, मैंने बताया ना, 1500 BC से पहले का है। हालांकि समय काल में जाति व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप रहे हैं। यह मान लेना कि समान व्यवस्था 3000 वर्षों से चली आ रही है, यह भ्रमित करना होगा। बदला है थोड़ा बहुत उसमें। अपने प्रारंभिक काल, वैदिक काल 900 से 500 ईस्वी पूर्व के बीच में जाति व्यवस्था वास्तव में वर्ण व्यवस्था ही थी। इसके केवल 4 विभाजन थे। यह विभाजन बहुत विस्तृत या बहुत कठोर नहीं थे, यह जन्म से आधारित नहीं होते थे। जो मैंने अभी आपको बता दिया है ऑलरेडी, ये क्या था, कर्म आधारित था। मान लो कुम्हार का बेटा है और वो पढ़ाई करने लगा, वेद पुराण अध्ययन करने लगा, तो वो कर सकता था। वो उस समय थी जब ये
जाति मतलब जन्म के आधार पे नहीं था। इन वर्गों के बीच स्थान परिवर्तन संभव ही नहीं बल्कि सामान्य भी था। ठीक है, अतः उत्तर वैदिक काल में जाति ही एक कठोर संस्था बनी जिसे हम जाति की प्रसिद्ध परिभाषाओं द्वारा प्रचारित है। अब देखो भाई, जाति की सामान्य निर्धारित विशेषताएं क्या होती हैं। जाति जन्म से आधारित होती है। एक बच्चा अपने माता पिता की जाति में ही जन्म लेता है। अच्छा, एक बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं होता है वो किस जाति में जन्म लेता है, ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है। जाति कभी चुनाव का विषय नहीं होती। हम अपनी जाति को कभी भी बदल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। हम इस बात का चुनाव नहीं कर सकते कि हम किस जाति में शामिल होना है या नहीं हो। जैसे आप लोग धर्म बदल लेते हैं, जाति बदलने की सुविधा नहीं है अभी तक। हालांकि ऐसे उदाहरण है जहां व्यक्ति को उसकी जाति से निकाला भी जा सकता है। होता है, जाति लोग निकाल देते हैं, पानी चाट देते हैं। पागल लोग हैं, दिमाग है ही नहीं उनको। जो भी गंवार लोग हैं उनमें यही सब जाता है। मतलब कोई दूसरे धर्म में शादी कर लिया तो उसका जाति छाट देगा। अरे पागल हो तुम, पानी अपना ही छाट लिया उससे। कल को बहुत बड़ा आदमी बन गया तो तुम्ही को नुकसान हुआ। तो लोग छाटते हैं उसको, कहते हैं कि उसको हम छाट दिए, तो खुदे वो छटा जाते हैं। ये चीज है, ब्रॉड व्यू में सोचना पड़ेगा। दुनिया कहां से कहां चली गई। जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं, ये याद रखिए। जाति समूह सजातीय होते हैं, अर्थात विवाह समूह के सदस्य में हो सकते हैं, ये बात है। और वो एक ही सजातीय में ही शादी करते हैं, यही मेजर रीजन है, तभी तो लोग हटा देते हैं। जाति सदस्यता में खान पान और खाना बांटने के नियम भी शामिल होते हैं। जिस प्रकार खाना खा सकते हैं, किस प्रकार नहीं, यह निर्धारित है। किसके साथ खाना बांटकर खाया जा सकता है, किसके साथ नहीं, यह निर्धारित होता है। जाति में श्रेणी और परिस्थिति के अधिक्रम में संयोजित अनेक जातियों की एक व्यवस्था शामिल होती है। सैद्धांतिक तौर पर हर व्यक्ति की एक जाति होती है और हर जाति का सभी जातियों के अधिक्रम में निर्धारित होता है। सीधा समझो, जाति है, उसमें कहीं उपजाति होगा और सबके अपने अपने काम डिसाइड होते हैं। जातियों की ये फीचर है। विशेषकर मध्यम क्रम की श्रेणियों में एक दूसरे से क्षेत्र बदल सकते हैं, पर अधिक्रम हमेशा पाया जाता है। थोड़ा सा इस चीज को इंग्लिश में देख लेंगे हम लोग, ताकि इंग्लिश वाले बच्चे बोर ना हो। देखो, इंग्लिश वाले में अगर आप देखोगे, the all things is very clear. The precise relationship between Varna and Jati has been subject of the much speculation and debate among the scholars. The most common interpretation is to treat Varna as a broad of India aggregative classification when Jati is taken to the regional or local sub classification. इंडिया लेवल पे बात करना तो वर्ण आपको ट्रीट कर सकते हो, 4 ही वर्ण है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आओगे तो आपको जाति आ जाएगा। ओपिनियन ऑल्सो डिफर ऑन द एग्जैक्ट एज ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये हमने बता दिया है। कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, चाइल्ड इज बोर्न इनटू द कास्ट ऑफ द पेरेंट्स, ये ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है। ठीक है, आप समझ लो। मेंबरशिप इज कास्ट इन्वॉल्व्स स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट मैरिज, ये स्ट्रिक्ट रूल्स होता है, इंडोगेमस होता है, ऐसा नहीं है दूसरे जाति में कर लो। कास्ट इन्वॉल्व्स सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी कास्ट अरेंज्ड इन हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस। इन थ्योरी एवरी पर्सन हैज अ कास्ट, every caste has a specific place and hierarchy of all caste, while the hierarchical position of many castes, particularly in the middle ranks, may vary from region to region. There is always a hierarchy. होता है, जगह बदलने पे थोड़ा बहुत बदल जाएगा, लेकिन ये होता है कंटिन्यू। कास्ट वे ट्रेडिशनली लिंक टू ऑक्यूपेशन, कास्ट जो है कुछ डिसाइडेड कास्ट का कुछ वही काम होता था। ऑक्यूपेशन जो है हेरिडेटरी होता था। आपने देखा होगा दलित बस्तियों में मलिन गले कुचले जो लोग हैं वो कुछ मलिन काम ही करते हैं और उनका बेटा भी कर रहा है। हालांकि अब वो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति है। ऑन द अदर हैंड, पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन कुड ओनली बी परस्यूड बाय कास्ट एसोसिएटेड विद इट। मेंबर ऑफ अदर कास्ट कुड नॉट एंटर टू द ऑक्यूपेशन। आपने ये भी देखा होगा कि जो दुकानदार हैं, पहले बनिया लोग थे तो वो बनिया ही दुकान करते थे, लेकिन अब घुस रहे हैं लोग धीरे धीरे, चीजें बदल रही हैं और चीजें बदल रही हैं, तब से देखने को भी ये मिल रहा है। लेकिन अभी भी स्ट्रिक्ट रूल है इसका। जैसे मैं आपको बताता हूँ, म्यूनसिपालिटी में जो झाड़ू वाड़ू मारने वाले लोग हैं, उसमें से बहुत लोग आप देखोगे मैक्सिमम, हालांकि इंडियंस का ये हाल है कि वो सऊदी अरबिया में जाकर के झाड़ी मार लेंगे, किसी भी कास्ट के हों, बड़े जाति भी वाले भी हों तब भी, लेकिन यहाँ तो झाड़ू मार नहीं सकते हैं। तो उनके लिए झाड़ू मारने वाले जो नीचे तबके के लोग हैं, निम्न जाति के, उन्हीं को दे दिया जाता है ना। ये चीजें हैं। These features are the prescribed rules found in ancient spiritual texts. Since these prescriptions were not always practiced, we cannot say to what extent these rules actually determine the empirical. अब ये हमेशा से एक रहा है कि भाई स्क्रिप्चुअल मतलब टेक्स्ट में जैसे लिखा है, since these prescriptions were not always in practice, हमेशा प्रैक्टिस में नहीं रहा है। We cannot say what extent these rules actually determine empirical reality of the caste. Its concrete meaning for the people living at that time. और उस टाइम में उस कास्ट से किस तरीके का प्रैक्टिस करवाया जाता था। As you can see, most of the prescriptions involved prohibitions, restrictions of various sorts. It is also clear from the historical evidence that caste was a very unequal institution. Some caste benefited greatly from the system. ये तो हुआ है।
ये भी देखा गया है कि इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इस जाति व्यवस्था से बहुत भयानक किसी किसी एक वर्ग को फायदा हुआ है। मैं आपको बताता हूं, ब्राह्मण सबसे ज्यादा इस कास्ट व्यवस्था से फायदे में रहे हैं हमेशा से। आपने देखा होगा मीनिंगलेस रिचुअल, ज्योतिबा फुले को आप नहीं जानते होंगे, इनको जान लीजिए। ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनका नाम था और इनका सीधा कहना था कि जो मान लो कोई व्यक्ति भूख से मर गया और उसकी जब मर जाता है तो उसके रिचुअल्स के नाम पे उससे 1000 रुपए उस जमाने में वसूल लिए जाते थे। धोती दो, कपड़ा दो, टेबल दो, कुर्सी दो, ये दो, दान दो, ताकि तुम्हारे जो मरे हैं उनको वहां मिलेगा। ये पॉसिबल है। जो व्यक्ति, तो ये ब्राह्मण क्या करते थे, मूर्ख बनाते थे। और आज भी देखो ज्ञानी लोग बहुत ज्यादा इन सब चोंचले में नहीं पड़ते हैं, है ना। लेकिन भाई आदमी जीवित था तो उसको खाने को नहीं मिला, मर गया तो 25 टोकरी पूड़ी बनेगा, ये बनेगा। मैंने देखा एक व्यक्ति की, मेरा दिल झकझोर दिया उस दिन से, दिल झकझोर गया मेरा। और ये चीज मुझे घर कर गई कि ये व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। While others were condemned to a life endless labor and subordination। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई जीवन पर्यंत उनको लेबर का काम किए जा रहे हैं, है ना। साफ तौर पे साबित है कि जाति एक बहुत असमान संस्था थी। कुछ जातियों को इस व्यवस्था से बहुत लाभ रहा, वहीं अन्य जातियों को इस वजह से अधीनता कभी भी न समाप्त होने वाले श्रम का जीवन जीने का दंड भुगतना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब जाति जन्म द्वारा कठोरता से निर्धारित हो गई, उसके बाद किसी व्यक्ति के लिए सैद्धांतिक तौर पर उसकी जीवन स्थिति बदलना असंभव था। अब बैठ गया है वो, तो बैठ गया तो सैद्धांतिक तौर पे आप कितनी बड़ी बड़ी बात करो, लेकिन क्या उसको अचानक हटाया जाए? चाहे उच्च जाति के लोग उच्च स्तर के लायक हो या ना हो, उनका स्तर हमेशा उच्च ही रहता है। निम्न जाति के लोग हमेशा निम्न रहते हैं, ये माना जाता है। ये ज्योतिबा फुले हैं। व्यवस्था के अन्याय, भर्त्सना की और छुआछूत के नियमों की घोर निंदा की 1877 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसको याद कर लेना आप, किसकी स्थापना की? सत्य शोधक समाज की। सत्य शोधक समाज की इन्होंने स्थापना की है 1873 में, महाराष्ट्र की बात है ये। सैद्धांतिक तौर पे ये चीजें हैं, समुच्चयों में मिश्रण के रूप में समझा जा सकता है। एक भिन्नता और अलगाव पर आधारित है, दूसरा संपूर्णता और अतिक्रम पर। हर जाति से ये अपेक्षित की जाती है कि दूसरी जाति से भिन्न हो, इसलिए वो प्रत्येक अन्य जाति से कठोरता से पृथक होता है। एक नियम बना दिया है कि भाई इस जाति का चीज तुम नहीं करोगे, उस जाति का कपड़ा नहीं पहनोगे, उस जाति से रोड से नहीं जाओगे। पहले तो ये भी सब भी नाटक था कि उस रोड से नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो आज भुगतना पड़ रहा है उसका ही खमियाजा लोगों को। अतः जाति के अधिकांशतः धर्म ग्रंथ सम्मत नियमों की रूपरेखा जातियों को मिश्रित होने से बचाने के अनुसार बनाई गई है। इन नियमों में शादी, खान पान एवं सामाजिक अंतःक्रिया से लेकर व्यवसाय तक के नियम शामिल हैं। वही दूसरी ओर इन विभिन्न पृथक जातियों को कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। अगर देख लो कोई पृथक हो जाता है तो उसका व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं आएगा, वे एक बड़ी संपूर्णता से संबंधित होकर ही अपना अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। समाज की संपूर्णता में सभी जातियां शामिल होती हैं, ये याद रखिएगा। सभी लोग हैं तभी समाज कंप्लीट है। इससे आगे भी ये सामाजिक संपूर्णता या सामाजिक समतावादी व्यवस्था होने की बजाय अधिक्रमित व्यवस्था है। प्रत्येक जाति समाज में एक विशिष्ट स्थान होने के साथ साथ एक क्रम में भी होती है। उसकी सीढ़ीनुमा व्यवस्था में ऊपर से नीचे आता है, जिससे प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट स्थान होता है। अब सबसे जरूरी चीज है, धार्मिक या कर्मकांडीय दृष्टि से जाति की अधिक्रमित व्यवस्था शुद्धता और शुद्धता के बीच के अंतर पर आधारित होता है। यह विभाजन जिसे हम पवित्र के करीब मानने में विश्वास रखते हैं, अतः कर्मकांड की शुद्धता के लक्ष्यार्थ और उससे और जिसे हम पवित्र के परे मानते हैं या विपरीत मानते हैं, कर्मकांड के लिए प्रदूषित होता है। अब एक चीज आप समझ लो, यहाँ शुद्ध और अशुद्ध होने का यहाँ एक बताया गया है। जिन्हें कर्म की कांड की दृष्टि से शुद्ध माना जाता है उनका स्थान उच्च है। कर्म कांड मान लो कर लिया भाई, कर्म कांड में उसे बोला गया कि नहीं ये पूजा करवा सकता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ब्राह्मण है, भूमिहार है, क्षत्रिय है, राजपूत है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये कर्म कांड की दृष्टि से शुद्ध है, उनका स्थान हमेशा उच्च होगा। लेकिन जिनको कम या अशुद्ध माना जाता है उन्हें निम्न स्थान दिया जाता है। जैसे कि हर समाज में होता है, सामाजिक स्तर से भौतिक शक्ति अर्थात आर्थिक या सैन्य शक्ति नजदीकी से जुड़ा हुआ है। अगर मान लो सामाजिक में आप उच्च स्तर लेवल पे हो तो आपके पास घोड़ा गाड़ी होगा, लोग होंगे, है ना, बंदूक होगा, शासन होगा, शासन आपके हाथ में होगा। ये जनरली ऐसा देखा गया है, ये पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा ही है। इतिहासकारों का मानना है कि जो लोग युद्ध में पराजित होते हैं उन्हें अक्सर निम्न जाति की स्थिति मिली। युद्ध में जो पराजित लोग हैं उनको भी वैसे मिली। अंत में यह भी कहा जा सकता है जातियां एक दूसरे से सिर्फ कर्मकांड की दृष्टि से ही असमान नहीं है, वह यह भी अपेक्षित है कि वे एक दूसरे की सहयोगी होंगी, आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। जैसे स्कूल के एग्जाम्पल ले लो, भीमराव अम्बेडकर का ही अगर आप एग्जाम्पल ले लो, तो उन्हें स्कूल में पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो बाहर बैठ के वो पढ़ते थे। ठीक, ये चीज है। तो भाई प्रतिस्पर्धा नहीं करना है बड़े लोगों से, प्रतिस्पर्धा। हालांकि अब पैमाना नजदीक हो रहा है धीरे धीरे।
और वो स्थान किसी भी अन्य जाति को नहीं दिया जा सकता। चूंकि जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है, अतः व्यवस्था श्रम के सामाजिक विभाजन के अनुरूप कार्य करती है। श्रम माने डिवीजन ऑफ लेबर, इसको समझ लो आप, डिवीजन ऑफ लेबर कार्ल मार्क्स ने भी ये कहा था। ठीक है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। ज्योतिराव फुले का तो हम लोगों ने देख लिया था। ईच कास्ट हैज इट्स ओन प्लेस इन द सिस्टम व्हिच कैन नॉट बी टेकन बाय एनी अदर कास्ट सिंस कास्ट इज आल्सो लिंक्ड विद ऑक्यूपेशन द सिस्टम फंक्शन एज अ सोशल डिवीजन ऑफ लेबर एक्सेप्ट दैट इन प्रिंसिपल इट अलाउज नो मोबिलिटी। अब आप समझो कि ये ऐसी व्यवस्था को जन्म देती है जो परिवर्तनशीलता की अनुमति नहीं देता है, बदलाव नहीं होगा। सावित्रीबाई फुले देश की बालिकाओं के लिए बने पहले विश्वविद्यालय की प्रधान अध्यापिका थी। ज्योतिबा फुले की पत्नी है ये, जो पुणे में स्थापित किया गया था। इन्हें अपना पूरा जीवन शूद्रों और अति शूद्रों को शिक्षा अर्पण करने में लगा दिया। इन्हें किसानों, अच्छा आपको मालूम है ज्योतिबा फुले को सबसे पहले मतलब महात्मा की उपाधि उनको दी गई है। महात्मा गांधी तो हमारे हैं ही, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, है ना। इन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए रात्रि विद्यालय की शुरुआत की। इनकी मृत्यु प्लेग से पीड़ित मरीजों की देखभाल के दौरान हुई। प्लेग पहले बहुत फैलता था, गांव का गांव साफ हो जाता था। प्राचीन काल की तुलना में हम अपने काल के इतिहास के बारे में बहुत अधिक जानते हैं। ये बात तो है भाई, क्योंकि अंग्रेज आए तो लिखते पढ़ते थे, तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। आधुनिक इतिहास 19वीं शताब्दी के साथ प्रारंभ हुआ तो 1947 में प्राप्त भारतीय स्वतंत्रता को औपनिवेशिक काल, मोटे तौर पर 1800 से 1947 तक के लगभग 150 वर्ष, और स्वतंत्र मतलब उसके बाद 1947 से आज तक स्वाभाविक विभाजक रेखा मान सकते हैं। सामाजिक संस्था के रूप में जाति के वर्तमान स्वरूप को औपनिवेशिक काल और साथ ही स्वतंत्र भारत में तीव्र गति से परिवर्तन को देख सकते हैं आप। मजबूती आकार भी प्रदान करता है ये डिवीजन। द्विविभाजन मतलब दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में विशेष रूप से जाति व्यवस्था का प्रमुख परिवर्तन है। अतः कुछ विद्वान जो कहते हैं आज जिसे हम जाति के रूप में जानते हैं, वो प्राचीन भारतीय परंपरा की अपेक्षा उपनिवेशवाद की ही अधिक देन है। ये भी एक बहुत बड़ी देन है, आपको मैं समझाता हूँ कैसे। अंग्रेज जो थे ना, ये डिवाइड एंड रूल की इनकी बहुत अच्छी पॉलिसी थी। ये क्लियर जानते थे कि अगर सब लोग एक हो जाएंगे, तो मान लो आप, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, बिहार में कुछ एग्जाम हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो 10,000 लोग पेपर सेटिंग कर रहे हैं, 10,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, और पेपर में एग्जाम में बैठ रहे हैं 15 लाख बच्चे। तो 10,000 लोग कैसे इन 15 लाख को बेवकूफ बना रहे हैं? आपको एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। तो वही है, इनका यूनिटी नहीं है 15 लाख लोग मिल जाए तो 10,000 का तो मार देंगे वो लोग, है ना। लेकिन क्या होगा, यूनिटी नहीं है। तो ये यही करते थे ये लोग, जानबूझकर कैसा लिटरेचर, ऐसी बातें और धर्म ग्रंथों का हवाला देते थे जिससे एक जाति दूसरे जाति से लड़े, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से लड़े। आपको हम बता दें कि जो बहुत पहले की बात है, ये जो अंग्रेज थे, इन्होंने हिंदुओं के मोहल्ले में कसाई बैठा देते थे उनके सामने, और मुस्लिमों के मोहल्ले में सुअर काट के फेंक देते थे। ये इस तरीके के काम करते थे ताकि दोनों एक दूसरे से लड़े और दंगा हो। आज से नहीं हो रहा है, ये पहले से हो रहा है। इसराइल का मामला हो, भारत पाकिस्तान विभाजन हो, सब ये जानबूझकर करते थे। ब्रिटिश प्रशासकों ने देश को कुशलतापूर्वक शासन करना सीखने के उद्देश्य से जाति व्यवस्था में जटिलताओं को समझने का प्रयत्न शुरू कर दिया। अच्छा, ये लोग पढ़े लिखे थे, आपको मालूम होगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी इसीलिए कि भारत के कल्चर को समझा जा सके। आप समझ रहे हो इस चीज को? भारत के कल्चर को समझने के लिए शुरू किया गया था। इन प्रयत्नों के अंतर्गत देश भर में विभिन्न जनजातियों और उनकी प्रथाओं, तौर तरीकों के बारे में सुव्यवस्थित रीति से गहन सर्वेक्षण किए गए। उसके बाद विशेष रिपोर्ट तैयार की गई। तो पढ़ने लिखने का फायदा तो दुनिया में शुरू से रहा है, ठीक है। अनेक ब्रिटिश प्रशासक जो हैं, प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ शौकिया तौर पर निरीजाति विज्ञानी भी थे। निरीजाति विज्ञानी मतलब अध्ययन कार्य में उनको बहुत रुचि लगती थी। ये चीज अगर हम कोलोनियलिज्म एंड कास्ट, यहाँ कंपेयर टू द एंशिएंट पास्ट वी नो लॉट मोर अबाउट कास्ट इन रीसेंट हिस्ट्री। स्कॉलर्स हम लोग यहाँ से देखेंगे, हमने डिवीजन किया था, वी आर गोइंग टू डिवाइड आफ्टर 1947 एंड बिफोर 1947 in colonial, post-colonial period and colonial period to the present 1947 to the present time. Scholars have agreed that all major social institutions, especially institution of caste, underwent a major change during colonial. In fact, some scholars argue that what we know today, caste is more product of colonialism that ancient Indian tradition. जितना उसमें जहर नहीं था, उससे ज्यादा इन लोगों ने जहर घोल दिया. Not all of the changes brought about intended or deliberated. Initially, the British administration began by trying to understand the complexity of the caste. ये लोग समझना शुरू करते हैं. By far, ये तो आपने देख लिया है, ठीक है. एथनोलॉजिस्ट थे, ये लोगों को समझते थे कि क्या इनके जाति में क्या है. क्योंकि भाई पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़ने में इंटरेस्ट होता था कि समझते थे लोगों को, सोसाइटी को समझते थे. पढ़ा लिखा व्यक्ति एक ही जन्म में 6-7 जीवन जी सकता है, ऐसा उसका होता है. बट
By far the most important official effort to collect information on caste was through the census. First begun in 1860, the census became a regular 10-yearly exercise. ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम 1880 ऑनवर्ड्स। आपको नहीं मालूम होगा तो ये लिख लो, एमसीक्यू में भी आ सकता है, वन लाइनर में आ सकता है, आपसे ये पूछा जाएगा। पहला जो हमारा सेंसस हुआ छोटे तौर पे तो शुरू हो गया 1860 से ही, लेकिन 1872 में पहला सेंसस हुआ था, लॉर्ड मेयो थे आई थिंक, और गवर्नर जनरल, और 1881 से हर 10 साल पे होता है, 81 फिर 1891 फिर इस तरह से करके 2011 तक हुआ है, उसके बाद अभी होगा। The 1901 census under the direction of Herbert Risley was particularly important as it sought to collect information on social hierarchy of caste. हर्बर्ट रीसली ने 1901 के जनगणना में आदेश दिया कि इसमें कास्ट का भी गिनती आपको करना है। That is the social order of precedence in particular region as to the position of each caste in the rank order. The effort had a huge impact on the social perception of caste, and hundreds of petitions were addressed to the census commissioner by representative of district caste claiming a higher position in the social scale, offering historical and scriptural evidence for their claims. सोचो आप इस चीज को। अब ये जब उसने डिसाइड किया कि हम कास्ट की गणना करेंगे, तो कास्ट के जो परसेप्शन है ना उन लोगों में, उन लोगों ने, बड़े लोगों ने मतलब पिटीशन दायर करना शुरू किया कि भैया गिनती कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखिए कि हमारा जो पोजीशन है ना वो ऊपर ही रहे, गिनती तो कर लो, है ना। विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इस गिनती में जाति का अधिक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयत्न किया गया था। सामाजिक दृष्टि से कौन कितना ऊंचा या नीचा स्थान प्राप्त करता है, श्रेणी के क्रम में प्रत्येक जाति की स्थिति निर्धारित कर दी गई। जाति के सामाजिक बोध पर इस प्रयास का गहरा प्रभाव पड़ा। विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व द्वारा जनगणना आयुक्त के पास सैकड़ों याचिकाएं भेजी गई, जिसमें उन्हें सामाजिक क्रम में अपनी जाति को अधिक ऊंचा स्थान देने की मांग की गई थी, और दावों के समर्थन में ऐतिहासिक धर्मशास्त्रीय प्रमाण भी दिए गए थे। कुल मिलाकर विद्वान यह महसूस करते थे कि इस प्रकार की जातीय गणना आधिकारिक रूप से जातियों की परिस्थिति का अभिलेख करने और जाति संस्था के स्वरूप को ही बदल डाला ये चीज करने से। इस प्रकार हस्तक्षेप से पहली जातियों की पहचान अपेक्षाकृत बहुत अधिक अस्थिर और कम कठोर थी। अब एक बार उनकी गणना प्रारंभ हो गई, उसे अभिलिखित किया जाने लगा, तो फिर जाति का एक नया जीवन प्रारंभ हो गया, क्योंकि अब नोटिस उसमें आने लगे। ये परिवार है ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, ये उस साउथ इंडिया के फ्रीडम फाइटर हैं, बहुत बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक आदमी हैं, एक बुद्धिजीवी और दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन के नेता। तो 3 नेता हम लोग देख चुके हैं, और उन्होंने लोगों को यह महसूस करने के लिए उद्बोधित किया कि सभी मनुष्य बराबर, हर व्यक्ति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो स्वतंत्रता और समानता का आनंद ले। ये नहीं कि बड़ी जातियां हैं तो वही खुले में सांस लेंगी और छोटी जातियां तो दिन भर कचड़े में रहेंगी। हालांकि ये ऐसा नहीं है भारत में, इंग्लैंड में था कि जो लेबर मजदूर क्लास के लोग हैं वो रात में नहीं निकलते थे डर से, उनके घर में लाइट नहीं जल सकता था, इलेक्ट्रिसिटी भी लोग नहीं रखते थे, और वो बेड पे नहीं सो सकते थे, और रात में रोड पे क्या, दिन में भी उनके लिए एक अलग रोड बना होता था पतली से, उसी पे आते जाते थे, है ना। इन प्रयत्नों के अंतर्गत ही 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों तथा जनजातियों की सूची, अनुसूचियों को वैध मान्यता प्रदान की गई। अब इसमें जातियों और उनकी जनजातियों का जो सूची तैयार किया गया था ना, उसको मान्यता भी दे दिया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियां शब्द अस्तित्व में आ गए। तो अब इन्होंने जब ये नाम को मतलब सर्टिफाई कर दिया कि ये नाम रहेगा, तो अनुसूचित जनजातियां आ गया, अनुसूचित जातियां शब्द अस्तित्व में आ गई। और याद जो देखते हो ना SC ST, ये शब्द हमने नहीं दिया है, ये कहीं से ऐसा नहीं है कि हम लोग लेकर के आए एक दिन, ऐसा दिमाग खुला और बना देते हैं। ये वर्ड ही आया है 1935 का भारत शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, याद रहेगा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो टुक एन इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ डाउन ट्रॉडन क्लासेस। जो दबित शोषित लोग थे उनको फिर उन लोगों ने मतलब नाम क्या कहते हैं उसको, गिनती करना शुरू किया और इंटरेस्ट लेने लगे कि इनकी व्यवस्था कैसे सुधारी जाए। Referred to as depressed classes at the time, it was a part of this effort that the Government of India Act 1935 was passed, which gave legal recognition to the lists of schedules of caste and tribal marked out for a special treatment by their state. This is how term scheduled tribe and scheduled caste आया। इन्होंने कहा कि भाई अब अच्छा ट्रीटमेंट इनको करने के लिए नाम दो पहले। तो caste at the bottom of the hierarchy that suffered severe discrimination, including all the so-called untouchable castes, were included among the scheduled caste. You will read more on the untouchability and the struggle against it
in chapter 5 of the social exclusion. Thus colonialism brought about major changes in the institutions of caste. Perhaps it would be more accurate to say that institutions of caste underwent fundamental changes during the colonial period. Not just India but the whole world was undergoing rapid change during this period due to spread of capitalism and modernity. ये ऐसा नहीं है, हम लोग आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी इस पे मिलेगा, लेकिन ये पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे थे. कास्ट इन द प्रेजेंट. इंडिपेंडेंट इंडिया जो एक्ट था, ईवी रामास्वामी नायकर जो थे, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जिसे कहते हैं, इनका इंग्लिश में दिया हुआ है. एवरी all men are equal and that is the birthright of every individual to enjoy liberty and equality. Indian independence in 1947 marks a big but untimely, only partial break with the colonial past. Caste considerations had inevitably played a role in mass mobilization of the nationalist movement. Efforts to originate the depressed classes. अब भाई 1947 में ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया कि इनको डिप्रेस्ड क्लासेस को ऑर्गेनाइज किया जाए, अनटचेबल कास्ट को, प्रीडेट द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैविंग बिगन इन सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century. दिस वाज इनिशिएटिव टेकन फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द कास्ट स्पेक्ट्रम बाय अपर कास्ट प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर. जो प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर थे उन्होंने भी किया. लोअर कास्ट जैसे महात्मा ज्योति फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, है ना, इन वेस्टर्न इंडिया, अयनकली, श्री नारायण गुरु, अयोध्या दास, पेरियार, रामास्वामी नायकर in South India, Mahatma Gandhi, Baba Saheb Bhimrao Ambedkar began organizing protest against untouchability. Untouchability के against में इन्होंने, महात्मा गांधी ने भी आंदोलन करना शुरू किया. Anti-untouchability program became a significant part of the Congress agenda. So अब सोचो 1920 के दशक की बात है ये. इतने सारे लोग, कुछ साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में महात्मा गांधी अकेले काफी थे, इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया. तो भाई एंटी अनटचेबिलिटी प्रोग्राम जो है कांग्रेस का भी एजेंडा बन गया. By the time independence was on the horizon, there was a broad agreement across the spectrum of nationalist movement to abolish caste distinction. भाई जब आज़ादी मिली, हमारी आज़ादी के दौर में हमें ये महसूस किया गया आज़ादी के बाद कि अब इस कास्ट डिस्टिंक्शन को हटा दिया जाए. डोमिनेंट व्यू इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज टू ट्रीट कास्ट एज ए सोशल इविल एंड कॉलोनियल प्लॉय टू डिवाइड इंडियंस. और नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये महसूस किया जाने लगा कि ये अंग्रेजों का एक बिछाया हुआ जाल है जिसमें सभी जातियां एक दूसरे से नफरत ही कर रही हैं, समाज टूट रहा है. But the nationalist leaders, above all Mahatma Gandhi, were able to simultaneously work for upliftment of lower caste. इन्होंने एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी फिर फॉर्मेशन होता है, एडवोकेट फॉर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. और हमारे संविधान में आपको मालूम है ना, आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग अगर आप छुआछूत करते हो तो इतने लंबे जेल जाओगे कि फिर दिमाग आपका ठंडा हो जाएगा. रीअश्योर द लैंड ओनिंग अपर कास्ट एंड देयर इंटरेस्ट टू वुड बी लुक्ड आफ्टर. अब आते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में. तो हमें जो दिख रहा है आपको वो हम लोग 1920 का ये जो था वो पढ़ चुके हैं. अब आते हैं, मोटे तौर पर यह सहमत हो गई कि जातियां विभिन्नताओं को उन्मूलन कर दिया जाए. राष्ट्रवादी आंदोलन में मुखरित यह प्रबल दृष्टिकोण जाति को एक सामाजिक कुरीति और भारतीयों के बीच फूट डालने की अपनी युक्ति मानता था. लेकिन राष्ट्रवादी नेतागण में महात्मा गांधी प्रमुख थे, ये सब हमने देख लिया. स्वतंत्र मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस भारतीय राज्यों को ये अंतर विरोध विरासत में मिले जो बाद में प्रतिबंधित होते रहे. और एक ओर तो राज्य जाति प्रथा से उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध था, बाद में संविधान में भी स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया, मैंने आर्टिकल भी बता दिया है. दूसरी ओर राज्य उन आमूल चूल सुधारों को लाने में असमर्थ एवं अनिच्छुक था. भाई संविधान में लिख गया लेकिन अब एकदम सुधार लाने में अनिच्छुक हो जाएगा क्योंकि अब सत्ता मिल गई, देश आजाद हो गया, तो इनको क्या टेंशन. नेता तो वैसे ही होते हैं हमेशा से, जो जातीय समानता के लिए आर्थिक सुधार को दुर्बल बना देते. अन्य स्तर पर राज्य ने यह माना कि यदि जाति प्रथा की ओर आंखें बंद करके काम करेगा तो उसे स्वतः ही जाति आधारित विशेष अधिकार कमजोर पड़ जाएंगे, अंततोगत संस्था का उन्मूलन हो जाएगा. ऐसा इनको लगा कि राज्य ने ऐसा किया कि जाति व्यवस्था की ओर आंख बंद करके काम करे तो एक समय ऐसा आएगा कि जाति अब चूंकि काम कर रहे हैं तो खत्म हो जाएगा ये चीज. और जो विशेष समझ रहे हैं वो लोग, उदाहरण के लिए सरकारी पदों पर नियुक्ति के मामले में जाति का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था. इस प्रकार अच्छी तरह से शिक्षित उच्च जाति और अल्प शिक्षित अथवा अक्सर निरक्षर निम्न जातियों को समान आधार पर प्रतियोगिता करनी पड़ती थी. इस प्रकार एकमात्र अपवाद यही था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ पद आरक्षित होते थे. ये नियम बनाए गए तब, है ना, कि आरक्षण का कि भाई चलो इनको बराबरी में लाना है तो कुछ तो किया जाए. राज्य में विकास संबंधी कार्यकलाप, जो इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं. The development activity of the state and the growth
private sector. Caste indirectly through the intensification of economic change. Modern industry create all kind of new job for which there are no caste rule. अब मॉडर्न इंडस्ट्री आता है हमारे देश में तो वो कोई कास्ट थोड़ी ना देता है, मशीन है जिसको चलाने आ जाएगा भाई वो करेगा. Urbanization and the conditions of collective living in the cities made it difficult for the caste segregated patterns of social interaction to survive. At a different level, modern educated Indians also attracted to the liberal ideas of individualism. आगे समय बढ़ा, individual meritocracy began and abandoned more extreme caste practices. On the other hand, it is remarkable how resilient caste proved to be. Recruitment of industrial jobs, whether in the textile mill or Mumbai, अभी बॉम्बे है, द जूट मिल ऑफ कलकत्ता कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज अलोंग कास्ट एंड किनशिप बेस्ड लाइंस. आपने देखा होगा कि उस जाति के लोग वहां काम करते थे तो चाचा भतीजा को भी ले जाते हैं. द मिडिल मैन ऑल्सो रिक्रूटेड लेबर फॉर फैक्ट्रीज टेंडेड टू रिक्रूट देम फ्रॉम ओन कास्ट रीजन सो दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और शॉप फ्लोर्स वे आर ऑफन डोमिनेटेड बाई स्पेसिफिक कास्ट. आपने देखा होगा, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, बिहार में जो यादव कम्युनिटी है बिहार यूपी में, दूध का बिजनेस करेंगे तो ये स्पेशल काम हुआ कि कोई यादव का बच्चा है कुछ काम ढूंढ रहा है तो चलो चलो तुमको दूध का हमारा बिजनेस है उसमें लग जाओ, है ना. तो वहां एक उनका दबदबा हो गया. द मिडिल मैन ऑल्सो रिक्रूटेड, ये भी ध्यान रखते थे. प्रेजुडिसेस अगेंस्ट द अनटचेबल्स रिमेन्ड क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड वाज नॉट एब्सेंट फ्रॉम द सिटी, दो नॉट एज एक्सट्रीम इट कुड बी इन द विलेज. Not surprisingly, it was in the cultural and domestically spheres that caste has proved strongest. Endogamy or the practice of marrying within the caste remained largely unaffected by modernization and change. ये सब तो चलो हमने बदल दिया, लेकिन शादी करना, खान पान और ये सब अनएफेक्टेड रहा, इससे कुछ खास नहीं. इवन टुडे द मोस्ट मैरिजेस टेक प्लेस कास्ट बाउंड्रीज. आपने देखा होगा नई जाति में लोग शादी करते हैं तो सबसे बड़ा रीजन इसका दहेज भी है. दहेज मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा. Although there are more intercaste marriages, पहले की अपेक्षा अब हो रहे हैं, while some boundaries may have become more flexible or porous, borders between the groups of caste similar social economic status are still heavily patrolled. लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ये अब तो उतना ज्यादा नहीं है लेकिन अभी भी पेट्रोलिंग जारी है. जो समाज के ठेकेदार हैं वो चाहते हैं कि ये मिले जुले ना, ऐसा ना हो, ठीक है. वही मजदूरों का चुना जाता था, खूब भेदभाव बढ़ता जाता था, शादी पूर्वाग्रह का अभाव नहीं था, हालांकि गांव की तुलना में कम था. अब बोलबाला हो गया, आपको यह आश्चर्यजनक बात नहीं है. संभवतः परिवर्तन का सबसे घटनापूर्ण महत्वपूर्ण क्षेत्र राजनीति का क्षेत्र है. स्वतंत्र भारत के प्रारंभ से लोकतांत्रिक राजनीति गहनता से जाति आधारित रही है. लोग सोचते हैं कि जाति नहीं रही है, बहुत डीपली भारत जैसे देश में जाति आधारित राजनीति पहले से, हालांकि इसके आधार पर कार्य करना जटिल से जटिलतर होता गया. उसके भविष्य में कुछ कहना बहुत कठिन है, फिर भी इस बात की इनकार नहीं किया जाता कि जाति चुनावी राजनीति का केंद्र बिंदु आज भी है. बिहार में तो खासकर मर जाएगा भूखे लेकिन उसी जाति को वोट देगा, उसको मरवा देगा जिस जाति को, जिस नेता को वोट दिया लेकिन उसी के लिए मरेगा वो. बिहार में पिछले 30-35 सालों में, बिहार का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं बिहार को लेकर के चिंतित रहता हूँ और ये है भी स्थिति. 30-35 सालों में जो स्थिति इन दोनों नेताओं ने बनाई है, किसी को अनपढ़ नहीं छोड़ा, किसी को पढ़ा लिखा नहीं छोड़ा. जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं बिहार से बाहर ही चले जाते हैं. तो ये चीज है. तो 1980 के दशक में तो हमने ये देखा था कि जाति आधारित राजनीतिक दल भी बने, जैसे बहुजन समाज पार्टी, इस तरीके के कई सारे दल हैं, है ना. परंतु उसके तुरंत बाद ये स्थिति अत्यंत जटिल हो गई, क्योंकि भिन्न दलों ने जाति आधार पर मत प्राप्त करने की संभावना का हिसाब लगाने में एक दूसरे से होड़ शुरू कर दी. आप देखते हो ना, इतने प्रतिशत इसकी जाति है तो चलो उसको कैसे फुसलाया जाए, बहलाया जाए. परिवर्तन की इन प्रक्रियाओं को आजमाने और समझने के लिए समाजशास्त्रियों और सामाजिक मनोविज्ञानियों ने कई नई नई संकल्पनाएं गढ़ी. शायद उन संकल्पनाओं में सबसे अधिक प्रचलित संकल्पनाएं संस्कृतिकरण है, संस्कृताइजेशन है और प्रबल जाति है. अब ये एम.एन. श्रीनिवास एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, बहुत इन्होंने रिसर्च किया साउथ इंडिया में ही, और इनके इतना रिसर्च कोई नहीं कर पाया है, मतलब बहुत सबसे पहले और सबसे अच्छा. Perhaps the most eventful and important phase of change has been the politics. Politics में ये चीजें हुई हैं. 1980s में कई सारे लोग, sociologists and social anthropologists coined very new concept of trying to understand this process of change. Perhaps the most common of these are Sanskritization and dominant caste, both contributed by M.N. Srinivas, but discussed extensively and criticized by other scholars. इनका नाम था मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास. Was one of the India's foremost sociologists and social anthropologist. He was
known for his works on the caste system and terms such as Sanskritization and dominant caste. His book The Remembered Village is one of the best known village studies in social anthropology. इनका जो किताब है Remembered Village, जो जा करके ये रिसर्च करते हैं वहाँ और काफ़ी समय बिताते हैं, पूरा जीवन इन्होंने इस चीज़ पे दिया है. बहुत लोग इस क्रिटिसाइज करेंगे तो वो करेंगे. सांस्कृटाइजेशन का डेफिनेशन आपको समझना है. सांस्कृटाइजेशन रेफर टू प्रोसेस वेयर बाय मेंबर ऑफ यूजुअली मिडिल और लोअर कास्ट अटेम्प्ट टू रेज देयर own status by adopting the ritual, domestic and social practices of caste of higher status. सांस्कृटाइजेशन क्या होगा? मतलब कोई निम्न जाति का व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि भाई हम बड़ी जातियों जैसा कार्य करें, रिचुअल्स अपनाएं, कर्मकांड करें, तो हम बड़ी जाति, जैसे जनेऊ, एक एग्जांपल देते हैं. जनेऊ कुछ लोग कर सकते हैं, कोई निम्न जाति का या कुछ अदर जाति के लोग सोचे कि जनेऊ हमारे में अभी तक तो नहीं होता है, हम करेंगे जनेऊ, तो वो सांस्कृटाइजेशन में आएगा. समझ में आया? जिसके द्वारा आमतौर पर मध्य या निम्न जाति के सदस्य किसी उच्च जाति या जातियों की धार्मिक क्रियाओं, घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपनाकर अपनी सामाजिक परिस्थितियों को ऊंचा रखने का प्रयत्न करते हैं. ठीक है. प्रबल जाति, डोमिनेंट कास्ट का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था. डोमिनेंट कास्ट इज अ टर्म यूज्ड टू रेफर दोज कास्ट व्हिच हैड अ लार्ज पॉपुलेशन एंड वर ग्रांटेड लैंड राइट्स बाय द पार्शियल लैंड रिफॉर्म. डोमिनेंट कास्ट क्या होता है? वो कास्ट है जिनके पास पॉपुलेशन ज्यादा है, उनको लैंड राइट्स दिए गए हैं, जमींदारी एक तरीके से. लैंड रिफॉर्म टूक अवे राइट्स फ्रॉम द erstwhile claimants and the upper caste who were the absentee landlord in the sense that they played no part in agriculture economy other than claiming their rent. एग्रीकल्चर में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था जमींदार का, वो सिर्फ रेंट लेने आते थे, है ना? ये चीज आपने देखा होगा. They frequently did not live in the village. वो विलेज में रहते भी नहीं है, वो बाहर विदेश में रहते हैं, बच्चे उनके विदेश में पढ़ते हैं. But were based in towns and cities. These land rights now came to be vested in next layer of claimants. अब जो ये गांव में रह रहे हैं, ठीक है, वो फिर कुछ समय के बाद क्लेमेंट्स हो जाएंगे. क्लेमेंट्स मतलब क्लेम करने वाले. आते हैं आगे, देखते हैं. गांव में नहीं रहते थे, बल्कि उनका आवास कस्बों या शहरों में होता था. जबकि अब ये भूमि अधिकार उस अगले स्तर के दावेदारों को प्राप्त हो गए जो कृषि के प्रबंध में तो शामिल थे पर स्वयं भूमि नहीं जोतते थे. ये मध्यवर्ती जातियां भी स्वयं परिश्रम नहीं करती थी भूमि, बल्कि भूमि की जुताई, देखभाल आदि के लिए निम्न जातियों के मजदूर पे आश्रित थी. इसे विशेष रूप से अछूत जातियों के मजदूर शामिल थे. अच्छा, बदमाशी देखो, सब खेती बाड़ी अछूत करते थे, खाना वो लोग खाते थे चावल दाल, लेकिन उनको छूते नहीं थे. क्या नौटंकी था यार. तो वही है, समाज के कुछ लोगों को उससे फायदा हो रहा था, विशेषकर ब्राह्मणों. ये मध्यवर्ती जातियां भी स्वयं परिश्रम नहीं करती थी, बल्कि भूमि की जुताई, देखभाल आदि के लिए निम्न जातियों के मजदूर आश्रित थे. किंतु एक बार जब उन्हें भूमि अधिकार मिल गए तो उन्होंने पर्याप्त आर्थिक शक्ति प्राप्त कर ली. उनकी बड़ी संख्या में सर्वजनीन वयस्क मताधिकार आधारित चुनाव लोकतंत्र में आने लगे. लोकतंत्र में क्या होता है? कोई भी वोट दे सकता है, गरीब भी होगा तब भी. ठीक है. उनकी बड़ी संख्या ने भी सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर चुनाव आधारित चुनाव लोकतंत्र के इस युग में उन्हें राजनीतिक शक्ति प्रदान की. इस प्रकार यह मध्यवर्ती जातियां देहाती इलाकों में प्रबल जातियां बन गई और क्षेत्रीय जातियां खेतीहर अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाई. इन प्रबल जातियों के कुछ उदाहरण: बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव, कर्नाटक के वोकालिंगा, आंध्र प्रदेश में रेड्डी और खम्मा लोग, महाराष्ट्र के मराठे, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, गुजरात के पटीदार. इन लोगों ने अपनी पहचान बदली और कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स में है, जिससे नेताओं को चुनने लगे और ये चीजें बदली, स्थिति बदली. समकालीन दौर में जाति व्यवस्था में हुए अत्यंत महत्वपूर्ण फिर भी विरोधाभास परिवर्तन में एक परिवर्तन यह है कि जाति व्यवस्था उच्च जाति और नगरीय मध्यम और उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही है. जैसे जो नगर में रह रहे हैं उनके लिए अब जाति उतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है. उच्च जातियों में भी समूहों के लिए जो स्वतंत्रता के स्वातंत्र्योत्तर काल की विकासात्मक नीतियों से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं. जातीयता का महत्व समुच्चम कम हो गया प्रतीत होता है, लेकिन अब भी इसका कार्य भलीभांति संपन्न हो चुका है. इन समूहों को जातीय परिस्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए लायक रही है कि इन समूहों को तीव्र विकास द्वारा प्रदत्त अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए आवश्यक आर्थिक और शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध हो. खासतौर पर ऊंची जातियों के लिए संभ्रांत लोग आर्थिक सहायता प्राप्त, सार्वजनिक शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा से लाभान्वित होते में सफल हुए हैं. जो बड़ी जाति के लोग आराम से निकल जाते हैं. इसके साथ साथ वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के प्रारंभिक दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विस्तार का भी लाभ उठा सके.
इस प्रारंभिक अवधि में शेष समाज की तुलना में उनकी अग्रणी स्थिति शिक्षा की दृष्टि से सुनिश्चित कर दिया कि उन्हें किसी गंभीर प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरी, जो आज़ाद हुआ तो वैकेंसी, चूंकि पढ़े लिखे थे तो सारे सीटों पे फुल हो गए। उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ियों में जब उनकी विशेषाधिकार प्राप्त परिस्थिति और सुदृढ़ हो गई, तब इन समूहों को यह विश्वास होने लगा कि उनकी प्रगति का जाति से कोई ज्यादा लेन देन नहीं था। निश्चित रूप से इन समूहों के तीसरी पीढ़ियों के लिए उनकी आर्थिक और शैक्षणिक पूंजी अकेले ही यह सुनिश्चित करने में पूर्णतः पर्याप्त है। उन्हें जीवन में सर्वोत्तम अवसर प्राप्त होते रहेंगे। इस समूह के लिए देखो, इसके कहने का मतलब यही है कि भाई जो पहले निकल गया, पढ़ लिख के समझदार हो गया, उसको बाद में चीज़ें हल्की लगने लगती हैं, उसको तीसरी पीढ़ी में भी कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगा। और सार्वजनिक जीवन में जाति की कोई भूमिका उसको नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उसको तो कभी फेस नहीं करना पड़ा। सबसे बड़ी चीज़ है वह धार्मिक रीति रिवाज, विवाह, नातेदारी के क्षेत्र में व्यक्तिगत क्षेत्र तक ही सीमित है, किंतु यह विशेषकृत विभेदित समूह है। समझ में आ गया? प्रिविलेज्ड है। और इस तथ्य ने आगे एक और जटिलता उत्पन्न कर दी। यद्यपि विशेषाधिकार या सुविधा प्राप्त इस समूह में ऊंची जाति के लोगों का ही बाहुल्य है, लेकिन ऊंची जातियों के सभी लोगों को यह सुविधा प्राप्त नहीं हुआ। कुछ ही वर्ग जो होशियार थे वो नौकरी के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में करते गए, और उसमें से कुछ लोग आज भी गरीब है। ये बड़ी जातियों की भी बात हुई। जहां तक अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्गों का संबंध है, उनमें तो उपयुक्त से विपरीत स्थिति घटित हुई। जनजाति और जाति और जनजाति को तो कोई पढ़ा लिखा ही नहीं। वहां तो पढ़ लिख के कुछ लोग आगे बढ़े ना, कुछ लोग रह गए। यहाँ मैक्सिमम लोग रह गए, एक का दुक्का लोग निकले। उनके लिए जाति और अधिक दिखने वाली हो गई। निसंदेह उनकी जाति ने उनकी पहचान के अन्य आयामों को ग्रस लिया है। अब चूंकि ये लोग उस डायमेंशन से बाहर ही नहीं निकले, तो उसमें फंस गए, क्योंकि उन्हें विरासत में कोई शैक्षणिक और सामाजिक पूंजी नहीं मिली थी। क्योंकि आजाद भारत हुआ तो जमींदार थे जो बड़े जाति के लोग थे, उनको विरासत में पढ़ाई लिखाई और पढ़ने लिखने की चीजें समझ हिदायत मिली, इनको तो कुछ मिली नहीं थी। उन्हें पहले से संस्थापित उच्च जाति समूह से प्रतिस्पर्धा में उतरना पड़ रहा है, इसलिए वो अपनी जातीय पहचान को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह उनकी बहुत थोड़ी सी सामूहिक परिसंपत्तियों में से एक है। चूंकि उनको अब ये डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ रहा है कि भाई वो तो तेज है, हम तो नहीं कर पाएंगे। इसके आगे वे अभी भी विभिन्न प्रकार के भेदभाव के शिकार है। आरक्षण की नीति और राजनीतिक दबाव में आकर राज्य द्वारा उन्हें दिए गए अन्य संरक्षण ही उनके जीवन को बचाने वाले उपाय हैं। परंतु इन जीवन रक्षक साधनों का उपयोग करना ही उसकी जाति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना देता है, और अक्सर यही उनकी पहचान का एक पक्ष होता है जिसे दुनिया मान्यता देती है। अब आरक्षण की नीति और राजनीतिक दबाव में उन्हें संरक्षण ही उनके जीवन बचाने का उपाय बच जाता है। जब वो आगे निकले नहीं तो उन्हें अब स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब थोड़ा जनजातीय समुदाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या हो गया, जनजाति एक आधुनिक शब्द है। मैंने बताया ना, अंग्रेजों ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब 1935 का अधिनियम उस समय आया था, जो बहुत पुराने हैं। जनजाति शब्द का प्रयोग जो बहुत पुराने हैं, उपमहाद्वीप के सबसे पुराने निवासी हैं। भारत में जनजातियों की परिभाषा नकारात्मक शब्दों में, अर्थात वे क्या नहीं है यह बताकर की जाती है। जनजाति ऐसे समुदाय थे जो किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते थे। उनमें कोई सामान्य प्रकार का राज्य राजनीतिक संगठन नहीं था, ऑर्गेनाइज थे। उनके समुदाय कठोर रूप से वर्गों में डिवाइड नहीं थे। जनजातीय समाजों का वर्गीकरण। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, जनजातियों की कुछ कैटेगराइजेशन होगा। जहां तक सकारात्मकता विशेषताओं का संबंध है, जनजातियों को उनके अस्थायी और अर्जित लक्षणों के अनुसार विभाजित किया गया। स्थानीय लक्षणों में क्षेत्र, भाषा, शारीरिक विशिष्टताएं, परिस्थिति, आवास शामिल है। स्थानीय लक्षण में क्या होगा, अस्थायी। भारत की जनजातीय जनसंख्या व्यापक रूप से बिखरी हुई, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उसकी आबादी काफी घनी है। जैसे जनजातीय जनसंख्या का 85% भाग मध्य प्रदेश में रहता है, जो पश्चिम में गुजरात तक, राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक फैला हुआ है, और जिसके हृदय स्थल मध्य भाग में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग स्थित है। जनजातीय जनसंख्या के शेष 15% में 11% पूर्वोत्तर राज्यों में है, बाकी 3% थोड़े थोड़े से शेष भारत में है। यदि हम राज्य की जनसंख्या जनजातीय के हिस्से से देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य की में इनकी आबादी सबसे घनी है, क्योंकि छोटा जगह है, और वहां असम को छोड़कर सभी राज्यों में इनका घनत्व 30% से अधिक है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम में जनजातीय आबादी 60% से ज्यादा है और 90% तक है। किंतु देश के शेष भागों में जनजातीय जनसंख्या बहुत छोटी, यानी उड़ीसा, मध्य प्रदेश को छोड़कर से सभी राज्यों में 12% से कम है। इनके परिस्थितिक आवासों में पहाड़ियां, वन, ग्रामीण जीवन, नगरीय औद्योगिक इलाके शामिल हैं। भाषा की दृष्टि से हम लोग देखेंगे जनजातियों की 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। 2 श्रेणियां अर्थात भारतीय, आर्य और द्रविड़ परिवार की भाषाएं। अगर हम लोग भाषा के देखेंगे तो 4 श्रेणियों में है, जिसमें से 2 श्रेणियों
भारतीय इंडो आर्यन और एक द्रविडियन फैमिली की भाषाएं शेष भारतीय जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। ठीक है, और जनजातियों में से लगभग 1% लोग ही भारतीय आर्य परिवार की भाषाएं और लगभग 3% लोग द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते हैं। तो अब यहाँ समझ लो, इंडो आर्य हो गया, द्रविडियन फैमिली या दो अन्य भाषा समूह ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मी प्राथमिक रूप से जनजातियों द्वारा बोले जाते हैं। तो 4 हमने बात की थी, 2 एक हो गए इंडो आर्य, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक और तिब्बती बर्मी जो नॉर्थ ईस्ट के लिए है। ऑस्ट्रिक जो परिवार की भाषाएं पूर्ण रूप से जनजातीय लोगों द्वारा, तिब्बती बर्मी परिवार की भाषाएं 80% से अधिक जनजातियों द्वारा बोली जाती है। शारीरिक प्रजातीय दृष्टि से जनजातियों को निग्रिटो, ऑस्ट्रेलाइड, मोंगोलाइड, द्रविड़ और आर्य श्रेणी में विभाजित किया गया। ये शारीरिक है, मतलब शरीर जैसा होगा, जैसे आंख जिसका छोटा होता है ऐसा, उसको मोंगोलाइड कहते हैं। भारत की जनसंख्या का शेष भाग भी द्रविड़ और आर्य श्रेणियों में अंतर्गत आता है। ये आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। ठीक है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से जनजातियों में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। सबसे बड़ी जनजाति की जनसंख्या लगभग 70 लाख है। सबसे छोटी जनसंख्या यानी अंडमान द्वीपवासियों की संख्या लगभग 100 व्यक्तियों से भी कम है। और ये बड़ी चिंता की बात है कि वो लोग घट घट के 100 बच गए हैं। सबसे बड़ी जनजातियां गोंड, भील, संथाल, ओरांव, मीना, बोडो और मुंडा है। इनमें से सभी की जनसंख्या कम से कम 10 लाख है। जनजातियों की कुल जनसंख्या 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत की समस्त जनसंख्या का 8.2% है और 2011 में 8.6% है, यानी 104 मिलियन लोग निवास करते हैं। अर्जित लक्षण जो बाद में अर्जित किए गए हैं। अर्जित लक्षणों के आधार पर 2 मुख्य कसौटियों में आजीविका के साधन और हिंदू समाज में उनके समावेश की सीमा तथा दोनों के सम्मिश्रण पर आधारित है। जीने खाने के लिए जो काम करने लगे। आजीविका के आधार पर जनजातियों को मछुआ, खाद्य संग्राहक, आखेटक, झूम खेती करने वाले, कृषक, बागान, औद्योगिक कामगारों की श्रेणियों में बांटा जा सकता है। लेकिन अकादमिक समाजशास्त्र और राजनीति और सार्वजनिक मामलों में अपनाए गए उनमें सबसे प्रभावी वर्गीकरण इस पर आधारित है कि हिंदू समाज में अमुक जनजाति को कहाँ तक आत्मसात किया गया है। इस आत्मसातकरण में मतलब कहाँ तक उनको मिलाया गया है। जनजातियों के दृष्टिकोण से तथा जैसा कि अक्सर होता है प्रबल हिंदू मुख्यधारा दृष्टिकोण में देखा जाता है, जनजातियों के दृष्टिकोण अलावा हिंदू समाज के प्रति अभिवृत्ति रुख भी एक बड़ा कसौटी है। कुछ जनजातियों का हिंदुत्व की ओर सकारात्मक झुकाव होता है, जबकि कुछ जनजातियां उसका विरोध करती हैं। मुख्य धारा से जनजातियों को हिंदू समाज में मिली परिस्थिति की दृष्टि से भी देखा जाता है। कुछ को ऊंचा स्थान और सामतट पर अधिकांश को नीचा स्थान मिलता है। ट्राइबल्स में हिंदू अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हिंदू में जो हिंदू मानेगा वो सब बराबर, उसमें भी कैटेगराइजेशन करते हैं। कुछ जनजातियां ऊंची हो जाएंगी, कुछ नीची हो जाएंगी। 1960 के दशक में जनजाति की अब हम लोग संकल्पना पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली हमें पढ़ना तो था सिर्फ इसके बारे में, जाति के बारे में, लेकिन हम लोग देख लेते हैं जाति और समकालीन जनजातीय पहचान। जनजाति जिस दिन हम लोग पढ़ेंगे उस दिन इसको करते हैं। हम लोग ये समझ लेते हैं परिवार और नातेदारी। जनजाति अभी रहने देते हैं क्योंकि बेसिक्स तो जनजाति का हमने कर लिया है। अब उदाहरण है तमाम तरीके के, तो वो हम लोग देख लेंगे उस दिन। हम में से हर कोई एक परिवार में उत्पन्न हुआ है, जानते हैं ये बात। इसमें अनेक वर्ष बीतते हैं, परिवार में गहरा लगाव महसूस होता है। कभी कभी अपने माता पिता, दादे दादी, सहोदर भाई, चाचा चाची, मामा मौसी, चचेरे मम्मी बहुत लगाव महसूस करते हैं, जबकि दूसरे के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते। एक और तो हम उनके हस्तक्षेप के लिए प्रसन्नता या रोष प्रकट करते हैं, फिर भी जब हम उनसे दूर रहते हैं तब उनके रूप दाप पूर्वक तरसते हैं। उन्हें याद करते हैं कि परिवार गहरे देखभाल का स्थान है, कटु संघर्षों, न्याय, हिंसा का स्थान भी हो सकता है। परिवार और नातेदारी में मादा शिशु की हत्या, नर और मादा, संपत्ति के लिए भाइयों के बीच हिंसापूर्ण झगड़े, घिनौने कानूनी विवाद भी इसका एक हिस्सा है। जैसे प्यार, त्याग, बलिदान, पारस्परिक सुरक्षा, ये सब कहानियां होती है ना कि इनसे मारामारी, वो पड़ीदार है, ये है, वो है। परिवार की संरचना का अध्ययन इसके सामाजिक संस्था के रूप में समाज के अन्य संस्थाओं के साथ संबंधों में किया जा सकता है। स्वयं परिवार को मूल परिवार या विस्तृत परिवार के रूप में परिभाषित किया जाता है कि मुखिया कर्ता एक पुरुष और एक स्त्री हो सकती है। वंशानुगत दृष्टि से परिवार मातृवंशीय या पितृवंशीय, एक होता है ना कि मैटरनल नाम चलता है, जैसे सिंह, पिताजी का नाम हम लोग टाइटल लेते हैं। एक होता है माता जी का जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पैटर्नल जो होगा, फैमिली इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट्स लाइफ। अब एक चीज आपको यहाँ दिखाते हैं, फीमेल हेडेड और मेल हेडेड फैमिली जो होता है। द लाइन ऑफ डिसेंट कैन बी मट्रीलिनियल एंड पैट्रीलिनियल। The internal structure of family is usually related to other structures of society, namely political, economic, cultural. Thus, the migration of men from village of Himalaya region can lead to unusual proportion of women-headed family. अब हिमालय में पुरुष जो है बाहर चले जाते हैं तो महिलाएं लीड करती है,
or work schedule of young parents in the software industry in India may lead to increasing number of grandparents moving in caregivers to young grandchildren. The composition of the family and its structure thereby changes, and these changes can be understood in relation to the other change in society. The family, the private sphere, is linked to the economic, political and cultural educational spheres. The family is integral part of our life. We take it for granted, ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना? ये चीज होता है हमारे साथ ना, फैमिली को हम सोचते हैं ज्यादा सीरियस क्या लेना है। अभिन्न अंग है हमारे लिए, इसका अस्तित्व स्वतः स्वीकृत है। हम यह भी नहीं मानकर चलते हैं कि अन्य लोगों के परिवार भी हमारे परिवार की तरह होंगे। तथापि हमने देखा है कि परिवारों की विभिन्न संरचनाएं होती हैं, बदलती रहती हैं। परिवर्तन कभी तो आकस्मिक तौर पर उत्पन्न होती है, लड़ाई छिड़ जाती है, अथवा लोग काम की तलाश में अन्यत्र जाकर बस जाते हैं। कभी कभी यह परिवर्तन किसी विशेष प्रयोजन के लिए, जैसा कि जब युवा लोग बुजुर्ग द्वारा उनके जीवन साथी का चुनाव करने के बजाय स्वयं ही अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं, तो समाज में समलैंगिक प्यार का खुले तौर पर इजहार किया जाता है। उपरोक्त प्रकार में परिवर्तनों में स्पष्ट है कि परिवार की संरचनाओं में ही बदलाव नहीं आता, बल्कि सांस्कृतिक विचार, मानकों, मूल्यों में भी परिवर्तन है। किंतु इस प्रकार के परिवर्तन में लाना आसान नहीं होता है। इतिहास आधुनिक काल की घटनाओं से पता चलता है कि अक्सर पारिवारिक और वैवाहिक प्रतिमानों में किए जाने वाले परिवर्तनों का घोर हिंसात्मक विरोध किया जाता है। इस संबंध में परिवार के भी कई आयाम थे, तो भारत में परिवार विषयक चर्चाएं अक्सर मूल और विस्तृत परिवार के इर्द गिर्द घूमती हैं। अब ये मूल परिवार क्या होता है देख लेते हैं, अब खत्म होने वाला है। मूल परिवार में माता पिता, उनके बच्चे ही शामिल होते हैं। विस्तृत, एक्सटेंडेड फैमिली, ये दो डिफिनेशन आपको समझना है। जो बच्चे हैं ना, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको न्यूक्लियर फैमिली, मूल फैमिली को कहते हैं। इसमें बस माता पिता बच्चे। लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली जो होगा, जिसे ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द ज्वाइंट फैमिली, कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स, हैज मोर देन वन कपल, ऑफन मोर देन 2 जनरेशंस लिविंग टुगेदर, मतलब पिताजी और बाबा जी साथ में रहते हैं। दिस कुड बी सेट अप ब्रदर्स, उनके 5 बेटे साथ में रहते हैं। इंडिविजुअल्स फैमिली और एल्डरली कपल विद देयर सन्स एंड ग्रैंडसन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फैमिली। The extended family often is seen as symptomatic of India, yet this is by no means of dominant form now or earlier. It was confined to certain sections and certain regions of the community. Indeed, the term joint family itself is not a native category. As I.P. Desai observed, the expression joint family is not the translation of Indian word like that. It is interesting to note that the word used for joint family in most of the Indian languages of equivalent of translation English word joint family, ये उन्होंने दिया है। The diverse forms of the family. Studies have shown that the diverse families such as found in different society, जैसे rule of residence, societies are matrilocal in their marriage, family customs and while others are patrilocal. In the first case, the newly married couple stays with the women's parent. आप जाओगे नायर फैमिली या केरला में, वो जैसे पुरुष क्या होते हैं, पुरुष अपने घर महिलाओं को लेकर के आते हैं, तो वहाँ महिला के घर पुरुष जाकर के रहता है शादी के बाद। Whereas in the second place the couple lives with the man's parents, मतलब शादी होगा हम लोग घर, तो लड़के के घर लड़कियां आ जाती हैं। With regard to the rules of inheritance, matrilineal society pass on the property from mother to daughter. Matrilineal में यानी मातृत्व वाला जो लीड कर रहा है, वो माता से डॉटर को प्रॉपर्टी चला जाएगा, लेकिन पैट्रिलिनियल में हमारे पिताजी की संपत्ति हमारे पास आ जाएगा। A patrilineal family structure exists where the man exercise authority and dominance, and matriarchy where the women play similarly dominant role. However, matriarchy, unlike the patriarchy, has a theoretical rather than empirical concept. सिर्फ थ्योरी में है मैट्रियार्की कहाँ पे है। महिलाओं का इतना ज़्यादा आप देखते हो वर्चस्व नहीं रहा, और इसी के लिए फेमिनिस्ट जो लोग हैं वो इसके लिए आवाज़ उठाते हैं। हालांकि पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र, अब ये इतना टफ था ना, इसलिए हमने इंग्लिश में पढ़ा दिया, बातों को समझा दिया है। आप यहाँ देख सकते हो, मातृतंत्र का कोई ऐतिहासिक या मानव शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। ऐसा समाज नहीं है जहाँ स्त्रियाँ प्रभुत्वशाली हो, ऐसा हिस्ट्री में नहीं मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खोजेंगे तो जरूर मिलेगा। मिताक्षरा और विज्ञानेश्वर 2 धर्म ग्रंथ हैं हमारे, धर्म ग्रंथ नहीं मतलब ग्रंथ हैं हमारे हिंदू सोसाइटी में, जिसमें स्त्रियों की जो संपत्ति और उनके जो शासन का तौर तरीका, ये सब कुछ उसमें बताया गया, स्त्री धन के बारे में। ठीक है, तो ढूंढेंगे लोग तब मिलेगा। स्त्रियां प्रभुत्वशाली, हालांकि मातृवंशीय समाज अवश्य पाए जाते हैं। ऐसे समाज स्त्री अपने मताधिकार, माताओं से उत्तराधिकार के रूप में जायदाद लेती है, परंतु उस पर उनका अधिकार नहीं होता, ना ही सार्वजनिक क्षेत्र में उन्हें निर्णय लेने का कोई अधिकार होता है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन आंसर है बहुत सारे लोगों का, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, बहुत जगह लोगों से मिलकर के इसको लिखा गया है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने लिखा है। तो बेहतर होगा कि आप बड़े लोगों के दिमाग का एक्सेस करें। चीज़ों को आपने समझ लिया है, इसके बेस पे जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग बनाएंगे, समझेंगे, समझाएंगे। और थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।